इंडियन इकोनॉमी का लेक्चर नंबर 9, जहां पे हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। बजट 2022 में क्या टैक्स रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए और हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, हमारी जो पूरी की पूरी कर प्रणाली है, उसमें क्या क्या बदलाव लाए गए हैं जिससे कि हमारी पूरी की पूरी कर प्रणाली को, हमारे पूरी के पूरे टैक्सेशन सिस्टम को आसान बनाया जा सके। अन अकेडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे जरूर ज्वाइन करेंगे। अन अकेडमी पे एक नया ऑफर चल रहा है, अन अकेडमी गोल्ड, जो कि सिर्फ 25 से 28 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 10 नहीं 20% का डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ इन 4 दिन के लिए। 25, 26, 27, 28 4 दिनों के लिए आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे। अन अकेडमी गोल्ड ऑफर जो कि सिर्फ और सिर्फ 4 दिन के लिए वैलिड है, तो इस ऑफर को मिस नहीं करना। अन अकेडमी के प्रैक्टिस बुकलेट, जो कि 10 प्रैक्टिस बुकलेट्स हैं जिनमें 11,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी में। ये बुकलेट्स अन अकेडमी के एक्सपर्ट्स ने क्यूरेट करी हैं, तो इसको अगर आपको लेना है तो आपको अन अकेडमी के लिए एनरोल करना पड़ेगा। बहुत ही केयरफुली क्यूरेटेड बुकलेट्स हैं, प्रीलिम्स के एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 अप्रैल से इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। मेरा भी पॉलिटी का बैच शुरू हो रहा है, 2 घंटे का पॉलिटी का बैच, सबसे लंबा बैच अन अकेडमी का। डू एनरोल फॉर इट। ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी और बाइलिंगुअल में अगेन, एंड ऑल्सो अन अकेडमी का लास्ट माइल प्रोग्राम संडे को आने वाले कॉम्बैट होने वाला है, उसके लिए तो आपको एनरोल करना ही है। तो शुरू करते हैं आज की मजदूरी। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने डायरेक्ट टैक्सेशन के जो रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए हैं, इनकम टैक्स में, कॉर्पोरेट टैक्स में, जितने भी सेस सरचार्ज रिलेटेड रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए हैं, उन सब के बारे में हमने बात कर ली। बेनिफिट्स की बात कर ली, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की बात कर ली, शेयर मार्केट, बोनस स्ट्रिपिंग, डिविडेंड स्ट्रिपिंग, इन सब कॉन्सेप्ट्स की अभी तक हमने बात कर लिया। और अब हम बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पर्टिकुलरली एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, इनमें क्या रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए हैं बजट की स्पीच में और क्या क्या यहां पे नया होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें कस्टम ड्यूटी की, कस्टम ड्यूटी आपको पता है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगाई जाती है। ऑलरेडी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कस्टम ड्यूटी एग्जैक्टली होती क्या है। तो कस्टम ड्यूटी में यह रिफॉर्म लाया गया कि भारत सरकार ने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाली जो कस्टम ड्यूटी है, जो हमारा सीमा शुल्क है, उसको रिव्यू किया। जो हमारा पूरा का पूरा सीमा शुल्क है, जो कस्टम ड्यूटी है, मतलब कि भारत के अंदर जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, और जो भारत के बाहर सामान जा रहा है उस पर ड्यूटी लगती है, मतलब कि जो सीमा शुल्क है उसको पूर्ण रूप से रिव्यू किया गया। नाउ पहले क्या हो रहा था, ऐसी बहुत सी आइटम्स थी जो भारत में एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं थी। ऐसी बहुत सी आइटम्स थी जो भारत में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही थी और हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता था। तो भारत सरकार ने क्या कर रखा था, उन आइटम्स की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उनके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई हुई थी। फिर अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के अंडर हमारी सरकार ने प्रयास करा और उन आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया गया, उन आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि जैसे जैसे उन स्पेसिफिक आइटम्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में इंप्रूव होने लगी, इंडिया में उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होने लगी, तो हमने उन आइटम्स के इंपोर्ट पे जो एग्जेम्पशन दी हुई थी वो हटा दी। मतलब कि हमने पहले किया हुआ था कि अगर सपोज हमारे को एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए, वो बाहर से आ रही थी इंडिया में, वो आइटम बाहर से आ रही थी इंडिया में, तो हमने यहाँ पे उसे एग्जेम्पशन दिया हुआ था कि इसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद इंडिया के बिजनेसमैन ने इंडिया में ही ये आइटम मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर दी। तो इंडिया ने बोले यार, जब सारी की सारी आइटम मेरे को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती हुई मिल रही है, तो अब ये ड्यूटी एग्जेम्पशन में हटा दूंगा। मतलब कि बाहर से आने वाली आइटम्स के ऊपर मैं ड्यूटी अब लगा दूंगा जो इंडिया में एडिक्वेटली अवेलेबल है। कहने का मतलब है, ये दिखाता है कि हमारा टैक्सेशन सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है, कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड्स को देखते हुए भारत सरकार टैक्स का रेट चेंज करती रहती है। अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे यहाँ कोई चीज़ एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है, तो हम उसके ऊपर ड्यूटी एग्जेम्पशन दे देते हैं। एग्जेम्पशन का मतलब छूट दे दी जाती है। और अगर वो आइटम हमारे यहाँ सफिशिएंटली अवेलेबल है तो हम उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। तो ऐसी बहुत सी आइटम्स हैं, लिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का काम है, हमारा काम नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो कर प्रणाली है पूरी की पूरी, जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है, वो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। हमारे टैक्सेशन सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी यहां से समझ आती है कि जो आइटम्स अब हमारे देश में सफिशिएंटली अवेलेबल हैं, उनको जो हम एग्जेम्पशन दे रहे थे वो एग्जेम्पशन हमने हटा दिया है। साथ के साथ ऐसी आइटम्स जो अब हम बल्क में इंपोर्ट नहीं करते, ऐसी बहुत सी आइटम्स थी जो पहले हम बल्क में इंपोर्ट करते थे, हमारे को अपना देश चलाने के लिए वो आइटम्स चाहिए होती थी। लेकिन अब मान लीजिए बदलते दौर के साथ, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ, या फिर इंडिया में बेहतर मैन्युफैक्चरिंग के चलते ये जो बल्क इंपोर्ट्स थे अगर ये बंद हो गए,
तो इनके ऊपर से भी ड्यूटी एग्जाम्पशन हटा दिया गया है। बेसिकली भारत सरकार का यह मानना है कि हमारे देश में सारा सामान सस्ते दामों पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर कोई बहुत ही एसेंशियल आइटम है या कोई आइटम हम बल्क में इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से क्योंकि भारत में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर भारत सरकार ज़्यादा टैक्स नहीं लगाती। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया इस बार, ऐसी आइटम्स जिनकी अवेलेबिलिटी अब इंडिया में है, जिनको हम बल्क में इंपोर्ट नहीं कर रहे और जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उनको पहले ड्यूटी एग्जाम्पशन दी गई थी, अब वो ड्यूटी एग्जाम्पशन हटा दी गई है। मतलब कि जो सामान इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर वो बाहर से इंपोर्ट किया रहता है तो उसके ऊपर अब ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑल्सो ऐसी बहुत सी आइटम्स हैं जो अब रिडंडेंट हो गई हैं, जैसे कि फ्लॉपी और सीडी। ये सारी की सारी आइटम्स जो है ये रिडंडेंट हो गई हैं। आज की तारीख में कोई फ्लॉपी वगैरह यूज़ नहीं करता। जो पहले कंप्यूटर में फ्लॉपी वगैरह लगती थी, आज की तारीख में कोई ये सब यूज़ नहीं करता। तो अब बेसिकली पहले क्या हो रहा था कि फ्लॉपी वगैरह अगर आती थी तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा नहीं लगाई जाती थी। लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क वगैरह अगर मंगाई जाती है, वैसे तो कौन ही मंगाता है, लेकिन फिर भी अगर मंगाई जा रही है तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। मतलब कि भारत सरकार ने यहाँ पे एक डायनेमिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए क्या बोला कि पहले जो आइटम्स एसेंशियल थी उनके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय के साथ वो आइटम्स रिडंडेंट हो रही हैं या फिर हमारे देश में उनकी अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, हमारे देश में उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव हो रही है, तो उनके ऊपर अब हम ड्यूटी लगाएंगे। मतलब कि उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, मतलब कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देंगे और बाहर से आने वाले सामान के ऊपर ड्यूटी लगाई जाएगी। राइट, यहां पे आपको एक चीज समझनी है, आपको यह सोचना है कि ये भारत सरकार जो इतनी फ्लेक्सिबल है कैसे। बेसिकली भारत सरकार ये सारे डिसीजंस खुद नहीं लेती। भारत सरकार ये डिसीजंस लेती है कंसल्टेशंस विद मिनिस्ट्रीज के साथ। मतलब कि अलग अलग मंत्रालयों के साथ भारत सरकार प्रॉपर कंसल्टेशन करती है। अलग अलग मंत्रालयों के साथ भारत सरकार प्रॉपर कंसल्टेशन करती है और उनसे कंसल्टेशन करने के बाद ही ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और अलग अलग मंत्रालयों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। मतलब कि कोई भी एक मंत्रालय, कोई भी एक मंत्री ये डिसीजन अकेले नहीं लेता। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पे ध्यान रखना है कि भारत सरकार जितने भी ये सारे के सारे डिसीजंस लेती है, टैक्सेशन रिलेटेड, ड्यूटी रिलेटेड, ये सारे के सारे मंत्रालयों के साथ परामर्श करके लेती है। एंड ऑल्सो भारत सरकार यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हो गए, जो व्यापार कर रहे हैं लोग, व्यापारी लोग हो गए, उनका फीडबैक लेने के बाद ही सरकार जो है ये कदम उठाती है। भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं माई जीओवी प्लेटफॉर्म। माई जीओवी प्लेटफॉर्म है, ये सरकार ने बनाया हुआ है, जिसे जनता जो है, पब्लिक जो है, यहाँ पे अपना फीडबैक दे सके सरकार की अलग अलग पॉलिसीज के लिए। मतलब कि सरकार जितने भी ड्यूटी रिलेटेड, टैक्सेशन रिलेटेड कदम उठाती है, या तो वो दूसरे मंत्रालयों के साथ डिस्कस करके उठा रही है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके उठा रही है, या फिर जो हमारी जनता है वो माई जीओवी प्लेटफॉर्म पे अपना रिव्यू दे सकती है। वहां से सरकार जो है रिव्यू लेके अपनी पॉलिसी एडजस्ट कर सकती है। यह दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, कि पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में हमारी सरकार काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और वो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, मिनिस्टर्स और माई जीओवी प्लेटफॉर्म पे जनता के रिव्यू के बाद ही कोई भी मेजर कदम उठाते हैं। राइट, तो हमने क्या देखा कि जो कस्टम ड्यूटी है उसमें रिव्यू किया गया और कुछ आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई क्योंकि या तो रिडंडेंट हो गई थी, या उनका बल्क इंपोर्ट बंद हो गया था, या भारत में उनकी अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो गई थी। इसी के साथ एक ड्यूटी होती है जिसको कहते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिकली सीमा शुल्क का ही पार्ट है बेसिक कस्टम ड्यूटी। भारत सरकार ने बहुत सी आइटम्स के ऊपर ये बेसिक कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी है। अभी हम क्या देखते हुए आ रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी जो है, इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो इंक्रीज की गई। भारत सरकार ने बहुत सी आइटम्स के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो रिड्यूस करी है। क्यों? इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए। इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस करा है। बेसिकली आप ऐसा मानो कि मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहा हूं और मेरे को इसके लिए स्क्रीन जो है, एलईडी स्क्रीन जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी है। अब अगर मैंने इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी तो मेरे मोबाइल की कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। भारत सरकार चाहती है कि इंडिया में सस्ता से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का सामान बने, इसलिए सरकार क्या करेगी कि ये जो स्क्रीन आ रही है इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देगी, जो कस्टम ड्यूटी लगनी है वो कम कर देगी। मतलब कि सरकार ने बोला कि बहुत सी ऐसी आइटम्स हैं जिनके ऊपर हम बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम कर देंगे, जिससे कि जहां पे भी वो यूज हो रही हैं उस प्रोडक्ट की वो कॉस्ट ना इंक्रीज करें। क्योंकि अगर स्क्रीन के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगा दी तो मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। तो इसलिए सरकार ने क्या करा कि जो प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर ड्यूटी कम कर दी, जिससे कि इनपुट कॉस्ट ना बढ़े, हमारे यहाँ सस्ते प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकें।
इसके अलावा बहुत सी जगहों पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, उसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी को कम करा। अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा था जीएसटी वाले लेक्चर में, जो मैंने पहले ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, तो वहां पे आप एक बार देख सकते हो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर भी एक बार फटाफट से रिवाइज करवाने को बता देता हूं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वो होता है कि जहां पे फाइनल इंपोर्टेड गुड के ऊपर जो टैक्स है वो कम होता है एज कंपेयर टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है और फाइनल इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स जो है वो ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है। रॉ मटेरियल के ऊपर टैक्स ज्यादा लग रहा है, फाइनल इंपोर्टेड गुड के ऊपर टैक्स कम लग रहा है। तो इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि यार मैं फाइनल इंपोर्टेड गुड ही मंगा लेता हूं, रॉ मटेरियल मंगा के मैं क्या करूंगा। बेसिकली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में। यहां पे आपको ये समझना है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि सपोज करिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं मोबाइल का, मैंने दो चीजें सोची, या तो मैं बना बनाया मोबाइल बाहर से मंगा लूं, या फिर मैं उसका एंटीना, स्क्रीन, कीपैड अलग से बाहर से मंगाऊं और उन्हें यहां पे मैन्युफैक्चर करूं। फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो बना बनाया मोबाइल बाहर से आ रहा है उसके ऊपर कम टैक्स है, और जो एक एक पुर्जा मैं बाहर से खरीद रहा हूं, स्क्रीन, बैटरी, चार्जर एटसेट्रा, वायर्स वगैरह, उनके ऊपर ड्यूटी ज्यादा है। मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं इंडिया में सामान लाके मोबाइल बनाता हूं तो बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर सरकार ने ड्यूटी बहुत ज्यादा लगा रखी है। अगर मैं बना बनाया मोबाइल बाहर से मंगा लूं तो उसके ऊपर टैक्सेशन बहुत कम है, सरकार ने उसके ऊपर बहुत ही जरा सा टैक्सेशन लगा रखा है। इसको कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो बना बनाया प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ड्यूटी कम है, लेकिन बाहर से आने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी ज्यादा है। तो मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग का प्लान ड्रॉप कर दूंगा और मैं कहूंगा यार मैन्युफैक्चरिंग करने में तो मेरे को नुकसान हो रहा है क्योंकि पुर्जे बहुत ज्यादा महंगे आ रहे हैं, एक काम करता हूं बना बनाया मोबाइल बाहर से मंगा लेता हूं। इसे बोले जाते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सरकार ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बहुत से रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स के ऊपर, स्क्रीन, चार्जर वगैरह के ऊपर जो ड्यूटी है वो कम करी है, जिससे कि जो बाहर से फिनिश प्रोडक्ट आ रहा है और जो बाहर से रॉ मटेरियल आ रहे हैं उनके ऊपर ड्यूटी में मिसमैच नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर ड्यूटी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं एज अ बिजनेसमैन बाहर से पुर्जे मंगा के यहां पे बेचना चाहता हूं, असेंबल करके मोबाइल बना के बेचना चाहता हूं, तो वो जनता को ज्यादा सस्ता पड़े एज कंपेयर टू कि इंपोर्टेड बना बनाया मोबाइल मंगा लिया और उसे यूज कर रहे हैं। कहने का मतलब है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब है कि अगर मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहता हूं तो मेरे को रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे मिले और जो बाहर से बना बनाया मोबाइल आ रहा है उसके ऊपर ड्यूटी ज्यादा हो। इसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना। साथ के साथ जहां पे भी भारत सरकार को लगा कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होनी चाहिए, जहां पे भी सरकार को लगा कि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलना चाहिए, वहां पे उन सेक्टर्स में सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया। मतलब ज्यादा नहीं करना चाहिए था, मैं यहां पे बोल रहा हूं कि कम कर दिया, लेकिन एक्चुअल में तो कम करना चाहिए था। बेसिकली मान लीजिए कि मैं इंडिया में एक मोबाइल फोन बना रहा हूं, इस मोबाइल फोन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, जो इसमें कंपोनेंट्स यूज होते हैं, एक चीज हो गई इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए सरकार ने बहुत सी जगह पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी। इसके अलावा जहां पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं भी था, जहां पे सब कुछ ठीक चल रहा था, वहां पे भी सरकार ने बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम करी, जिससे कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट की जा सके। कि अगर सैमसंग जो है इंडिया में आके, एप्पल जो है इंडिया में आके या नोएडा में आके अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा रहे हैं, गुरुग्राम में आके मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उनको रॉ मटेरियल जो है चीप रेट पे मिलने चाहिए, ज्यादा टैक्स ना लगे। इसलिए सरकार ने बहुत सी आइटम्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो कम कर दी है। एट द सेम टाइम भारत सरकार ने बहुत सी जगहों पे फाइनल गुड्स के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दिया है। जो इंपोर्ट ड्यूटी है बहुत सी जगहों पे वो इंक्रीज कर दिया है। क्यों? डोमेस्टिक सेक्टर को बचाने के लिए। सपोज करिए मैं एक मोबाइल फोन बना रहा हूं, अब मेरा मोबाइल फोन मार्केट में तभी बिकेगा जब वो सस्ता होगा। तो भारत सरकार ने क्या करा, बाहर से आने वाले मोबाइल फोन के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब कि सरकार ने कुछ जगह पे कस्टम ड्यूटी कम करी, पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल पे, इनपुट प्रोडक्ट्स पे, जिससे कि मैं इंडिया में सस्ता प्रोडक्ट बना सकूं। साथ के साथ कुछ जगहों पे भारत सरकार ने कस्टम ड्यूटी इंक्रीज करी, पर्टिकुलरली उन जगहों पे जहां से मेरे को कंपटीशन फेस हो सकता है और
मेरी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने मेरा कंपटीशन कम करने के लिए बाहर से आने वाले फाइनल प्रोडक्ट्स के ऊपर थोड़ी सी ड्यूटी बढ़ा दी कि अगर मैं अपना मोबाइल इंडिया में बना रहा हूं तो बाहर से आने वाले मोबाइल के ऊपर सरकार क्या करेगी, ड्यूटी बढ़ा देगी, जिससे कि जनता को यह वाला फोन महंगा लगे, मेरा फोन सस्ता लगे और मेरा फोन ज्यादा बिके। तो देखिए यहां पे सरकार क्या कर रही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सामान यूज होता है, जो इनपुट्स यूज होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल यूज होता है, उनके ऊपर तो ड्यूटी कम कर रही है सरकार, लेकिन जो बाहर से आने वाले फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर सरकार ड्यूटी इंक्रीज कर रही है एमएसएमईज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टेक्सटाइल सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार जो है बाहर से आने वाले फाइनल गुड्स के ऊपर ड्यूटी इंक्रीज कर रही है। दो बातें समझना, अब आप यहां पे डॉट्स कनेक्ट करते हैं कि ड्यूटी स्ट्रक्चर में सरकार क्या कर रही है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को चीप रखने के लिए जो रॉ मटेरियल हम बाहर से मंगा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के बटन और जिप्स, अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चिप्स एटसेट्रा, उनके ऊपर तो ड्यूटी कम कर रही है जिससे कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग चीप हो जाए। लेकिन बाहर से जो फाइनल बने बनाए गुड्स आते हैं उनके ऊपर ड्यूटी बढ़ा रही है जिससे कि जो मेरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा कंपटीशन फेस ना हो बाहर के गुड्स से। तो सरकार इस तरीके से अपने मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को फायदा करवाने के लिए इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी को एडजस्ट कर रही है। राइट। इसके अलावा जो हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, उनके ऊपर जो ड्यूटी है उसे रैशनलाइज किया गया। सवाल उठता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज होता है उसके ऊपर ड्यूटी सरकार कम कर रही है जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग चीप हो जाए। साथ के साथ जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो होते हैं हैवी गुड्स, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरी, टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो बड़े बड़े गुड्स होते हैं जो हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं उन्हें कहते हैं कैपिटल गुड्स। सरकार इन पे भी ड्यूटी जो है ओवर द एंटायर सेक्टर, इन पे भी ड्यूटी जो है वो कम कर रही है, रैशनलाइज कर रही है कि अगर मैं कल को अपनी नई फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ और बाहर से मशीन मंगाना चाहता हूँ तो वो मशीन मेरे पास सस्ते रेट पे आ जाओ, मेरे को ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। तो देखिए, अगर मैं इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है कि सरकार मशीनरी के ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगा रही, मतलब कि कैपिटल गुड्स जब भी आप पढ़ो कहीं पे भी समझ जाना मशीनरी या फिर ऐसे हैवी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, भारी भारी मेटल्स, मशीनरी एटसेट्रा। सरकार क्या कर रही है कि मेरे को अगर मशीनरी लगानी है तो उसके ऊपर टैक्स कम कर रही है, कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल चाहिए उसके ऊपर ड्यूटी कम कर रही है मैन्युफैक्चरिंग को चीप करने के लिए, जो बाहर से आने वाला फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि वो मेरे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को बचाना चाहती है। राइट। तो इस तरीके से सरकार जो है ड्यूटी को चेंज कर रही है अलग अलग प्रकार से, कहीं पे इंक्रीज कर रही है, कहीं पे रिड्यूस कर रही है, डिपेंडिंग की किस सेक्टर में क्या हो रहा है। मतलब कि सरकार कोई एक पॉलिसी फॉलो नहीं करती, सरकार नीड के अकॉर्डिंग, फीडबैक के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करती है। ऑल्सो कुछ सर्टेन इंपोर्ट्स पे जो ड्यूटी है वो हटा दी गई है एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। यही सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को कुछ बना के एक्सपोर्ट करना है, मैं कुछ फॉर एग्जांपल मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ, अलग अलग शर्ट्स, ट्राउजर्स बना रहा हूँ, कोई मोबाइल फ़ोन बना रहा हूँ, तो उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर सरकार ने ड्यूटी कम कर दी है जिससे कि मैं रॉ मटेरियल चीपली मंगा सकूँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकूँ और उसे या तो एक्सपोर्ट कर सकूँ या इंडियन मार्केट में बेच सकूँ। बेसिकली ओवरऑल क्रक्स की बात यह है कि अगर मेरे को मशीनरी लगानी है, कैपिटल गुड्स चाहिए, सरकार ने ड्यूटी कम कर दी, रॉ मटेरियल चाहिए बाहर से, सरकार ने ड्यूटी कम कर दी, बाहर से फिनिश प्रोडक्ट सरकार ने ड्यूटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी। क्यों? मेरे को क्योंकि अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और अपना आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया प्रमोट करना है। राइट। ये थे कस्टम ड्यूटी के रिफॉर्म्स। बात करते हैं एक्साइज ड्यूटी की। एक्साइज ड्यूटी में क्या ट्रेंड रहा है और एक्साइज ड्यूटी होती क्या है, ये मैं आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो देख लीजिए। यहां पे आपको ऐसा मानना है, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूं कि सरकार जो है पेट्रोल और डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। मतलब कि हमारी रिफाइनरीज में जो पेट्रोल और डीजल मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके ऊपर सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है। आजकल सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू करा है जिसको कहते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, कि पेट्रोल और डीजल के अंदर इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंड किया जाता है। मतलब कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल और डीजल के साथ बायोडीजल जो है, पेट्रोल के साथ इथेनॉल और डीजल के साथ बायोडीजल जो है वो ब्लेंड किया जाता है, इनको मिक्स किया जाता है जिससे कि हमारा
एनवायरनमेंट जो है वो सेफ रहे, क्योंकि इथेनॉल और बायोडीजल में कार्बन एमिशन कम होता है। और साथ के साथ अगर हम अपने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग और डीजल में बायोडीजल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इससे हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट भी कम होता है, इससे हमारे क्रूड ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो भी कम होते हैं। तो सरकार ने ब्लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए, ये जो इथेनॉल और बायोडीजल की ब्लेंडिंग है इसको प्रमोट करने के लिए एक तरकीब निकाली। सरकार ने बोला देखो, आपको पता है कि मैं एक्साइज ड्यूटी लगाता हूं पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्शन पे, जितना भी बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन सब की रिफाइनरीज में जितना भी पेट्रोल और डीजल बन रहा है, मैं उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर आप इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग नहीं कर रहे तो मैं आपके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगाऊंगा, आपके ऊपर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाऊंगा। अगर आप इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो मैं आपके ऊपर कम एक्साइज ड्यूटी लगाऊंगा। मतलब कि सरकार ने क्या किया, एक्साइज ड्यूटी को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग को प्रमोट करने के लिए। अगर आप एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं हो, अगर आप इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग नहीं कर रहे तो आपको ज्यादा एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, और अगर आप इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आपको कम एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी। ऐसा सरकार ने इस बजट में बोला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डबल बेनिफिट ये होगा कि हमारे इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग बढ़ेगी तो कार्बन फुटप्रिंट हमारा कम होगा, मतलब कि जो हमारे कार्बन एमिशंस हैं वो कम होंगे। और साथ के साथ जैसे जैसे इथेनॉल और बायोडीजल ब्लेंडिंग बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो भी कम होगा, जिससे हमारे देश का काफी फायदा होगा। मतलब कि भारत सरकार ने इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए टैक्सेशन का इस्तेमाल करा और ये बोला कि अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो कम टैक्स लगेगा, अगर ब्लेंडिंग नहीं कर रहे तो ज्यादा एक्साइज ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को मैनिपुलेट किया गया अपने एनवायरमेंटल और इकोनॉमी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ये थे सारे के सारे टैक्सेशन प्रपोजल्स इस बजट के। ए टू जेड सारे के सारे टैक्सेशन प्रपोजल्स खत्म हो चुके हैं। डायरेक्ट टैक्सेस के पिछले 2 लेक्चर में बता चुका है, इस लेक्चर में इनडायरेक्ट टैक्सेस के खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में टैक्स रिलेटेड और बातें करेंगे और फिर चलेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स पे। इस लेक्चर में इतना ही। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूजर रेफरल कोड मधु गुप्ता।